नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। इस नए साल पर अगर आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो फिर देर किस बात की, क्योंकि अब तक अगर प्लान नहीं किया है तो अब कर लीजिए। अब सवाल यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कहां पैसे लगाएं, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा और कौन से फंड में लॉन्ग टर्म में आराम से पैसा बनेगा, इसकी टिप आज हम आपको देंगे। आज के हमारे इस ईयर एंड के स्पेशल शो में देखिए आप रिटायरमेंट के टिप्स जो देंगे हमारे एक्सपर्ट्स आपको, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी और साथ ही मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है साल के हमारे इस आखिरी एपिसोड में जहां हम कल अब नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हेमंत सर, रिटायरमेंट प्लानिंग हालांकि नए साल नहीं बल्कि ये पूरे साल बहुत रेलिवेंट होता है, क्योंकि सोचते तो बहुत है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे और हर उम्र के लोग, और आजकल तो अर्ली रिटायरमेंट प्लान करने का भी ट्रेंड है, लेकिन सोचते सोचते लोगों को ये लगता है कि जो उनकी आज की लाइफस्टाइल है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इसलिए कुछ कर नहीं पाते। अब चलिए रेजोल्यूशन के तहत ही सही, लेकिन कैसे तैयारी जरूरी है और कैसे की जानी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग 2026 में? जी स्मिता, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। ये एक ऐसा गोल है, हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं जब हमारी इनकम शायद नहीं रहे, हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे। वो एक ऐसी स्टेज है जब वहां पे हम वो सब चीजें करना चाहते हैं जो अपनी शायद वर्किंग लाइफ में हम नहीं कर पाए, और ये एक लॉन्ग टर्म गोल है एसेंशियली। और ये एक प्रोसेस है जो शुरुआत होता है और काफी साल तक चलता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कब शुरुआत की। कोई 15 साल इन्वेस्ट करता है, कोई 25 साल, कोई 30 साल और मे भी कोई 35 साल। नया साल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा है। आप शुरुआत करना चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं कि आपके 8-10 साल बाकी है रिटायरमेंट के, तो आप यू कैन टेक स्टॉक के भाई हमने कितना कॉर्पस बनाया, कितना और कुछ करने की जरूरत है। अगर आप प्री रिटायरमेंट स्टेज में हैं तो आप थोड़ा पोर्टफोलियो को देख सकते हैं कि भाई अभी अगर हमको 1-2 साल के बाद इनकम बनानी है तो कैसे बनाएं। तो नया साल डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर रिटायरमेंट की शुरुआत करनी है, बिल्कुल ऐसा होता है, कभी कभी हमको लगता है कि भाई अभी से अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग की तो बाकी चीजों के लिए खर्चा कहां से आएगा, और कभी हमें लगता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कभी हमें लगता है हम इसकी शुरुआत कैसे करें। बट द फैक्ट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। मुझे लगता है नए साल में जो भी निवेशक एक ऐसी रिटायरमेंट चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो, कि भाई हमें ऐसी रिटायरमेंट मिले कि जो हमने पूरी इतने साल मेहनत की, जो जो हम कुछ करना चाहते हैं वो कर पाए, तो 2-3 चीजें करने की जरूरत है। अगर आपने शुरुआत नहीं की तो बिल्कुल शुरुआत कीजिए। थोड़ी सी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखिए कि भाई कितने साल के बाद हमें रिटायर होना है, कितना पैसा हमको लगेगा, और ये कैलकुलेट करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक आपको चीज ध्यान रखनी है कि आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन से बेहतर आपको रिटर्न मिले, इन्फ्लेशन को कंसिडर करके आपका टारगेट बने, और फिर इन्वेस्टमेंट कहां करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, स्पेशली एसआईपी के द्वारा आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आप बड़ी रकम बनाना चाहते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे और एक कमिटमेंट लेंगे कि हम हर साल अपनी इनकम जो बढ़ेगी उसका कुछ हिस्सा रिटायरमेंट प्लानिंग, ऑफ कोर्स दूसरे गोल में भी, लेकिन रिटायरमेंट गोल में भी लगाएंगे। तो मुझे लगता है उस लिहाज से जो नया साल का जो समय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अगर अभी तक हमने शुरुआत नहीं की तो शुरुआत करें, या फिर ठीक से नहीं कर रहे तो फिर हम उसको थोड़ा ठीक करें, ताकि हम एक ड्रीम रिटायरमेंट जो हम सभी चाहते हैं वो हमको मिल सके। बिल्कुल, और बिल्कुल आपने सही पॉइंट्स यहाँ पर उठाए हैं कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जहाँ पर आपके पास सिर्फ खर्चे होते हैं, इनकम नहीं होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से वो इनकम जो है वो कहीं ना कहीं एक कॉर्पस बना ले उसका, और उसकी शुरुआत अभी से कर ले, और जब जागे तभी सवेरा। इसको फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन विरल, फिर भी हम ये देखते हैं कि लोग देर करते हैं। अब जब देर करते हैं तो उसका खामियाजा ये भी हो जाता है कि आप जितना देर करेंगे आपका कॉर्पस उतना उसको जुटाने के लिए उतना ज़्यादा आपको रकम जो है, या तो आप एसआईपी के जरिए या जैसे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बढ़ानी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन किस तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि अगर आप देर करते हैं तो फिर आपको कितनी दिक्कत आगे होने वाली है? शुक्रिया स्मिता, शो में बुलाने के लिए। दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। कल से नया साल शुरू होगा और नए साल में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिटायरमेंट प्लानिंग लोग करते नहीं है, और जिस तरह से आपने कहा स्मिता के लोग गलती कर बैठते हैं कि कैलकुलेशन का ध्यान नहीं रहता है, राइट। ऑलमोस्ट मैंने ये देखा है स्मिता के लोग जब रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं या इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस रिटायरमेंट के बाद, यानी जब वो रिटायर होंगे 60s में, तब
और तब से लेकर जब तक वो जिएंगे, मान के चलिए 80 साल तक, तो वो सालों के दरमियान जो महंगाई होती है और वो भी हेल्थ के रिलेटेड, मेडिकल्स के रिलेटेड जो इन्फ्लेशन होता है, वो पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हैं। दूसरी बात, लाइफस्टाइल। अभी आज क्या होता है कि पहले तो लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते नहीं हैं। स्मिता, एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे लाइफ में जो भी फाइनेंशियल गोल्स आते हैं, राइट, सभी के लिए हमको कहीं ना कहीं लोन मिल जाएगा, बट एक रिटायरमेंट ऐसा गोल है या रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसी बात है कि 60वें साल में आपको कोई लोन देने नहीं आएगा, राइट। इसके लिए भी रिटायरमेंट हमको ध्यान में रखना है और इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहला गोल मेरा ये होना चाहिए कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग करूं, क्योंकि मुझे कोई पैसा देने वाला नहीं है मेरे 60वें साल में। तो रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं, और अगर हम देखिए, पहले तो क्या होता है कि कैलकुलेशन में हमको ये भी ध्यान में रखता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं नहीं करता हूँ या मैं लेट करता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 40-50% का मेरा जो कॉर्पस मुझे जो इकट्ठा करना है उसमें मैं देर कर दूंगा। फिर एक होता है मेडिकल एक्सपेंसेस, जो मैंने कहा कि लोग ध्यान में नहीं रखते हैं कि भाई ये मेडिकल इन्फ्लेशन, मेडिकल के जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए भी मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। और तीसरी बात, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। मेरी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस क्या होगी वो टाइम पर, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गेम क्या है कि भाई मेरा एक्सपेंसेस कितने होंगे मैं जब रिटायर होऊंगा तब, राइट। मेरे जो शौक होंगे, मेरे जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस होंगे, वो क्या होंगे। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे एक कैलकुलेशन पे आना होगा कि भाई 60वें साल पर अगर मैं 30 साल का हूं या 40 साल का हूं, तो 20 और 30 साल के बाद मेरे जो खर्चे होंगे वो मेरे क्या खर्चे 80 साल तक मैं जब तक जीऊंगा तब तक पूरे होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें आपको तय करनी पड़ती है। लेकिन हेमंत सर, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोग इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनको रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस चाहिए तो कितना। अगर वो अपने लिए कॉर्पस तय भी कर लेते हैं, उनको लगता है आज की डेट में तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और चलो 1 करोड़ हमको चाहिए 10 साल के बाद, तो ये भूल जाते हैं वो कि उन्होंने उसमें महंगाई का ध्यान नहीं रखा। तो एक परफेक्ट कॉर्पस सर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो हर किसी के लिए परफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी एक आज की डेट में अगर एक परफेक्ट हम स्ट्रैटेजी तय करें कॉर्पस को तय करने की, तो वो क्या होनी चाहिए और कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए? जी स्मिता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हमने पहले भी बात की, हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं जहां पे हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो अपनी वर्किंग लाइफ में नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है स्मिता कि अगर आप किसी 25 या 30 साल के युवक की बात कर रहे हैं जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, जो आज से 30 या 35 साल आगे है, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि मुझे आज करना क्या है, मुझे कैसे अपना प्रोसेस शुरुआत करना है। किसी भी 30 साल या 25 साल के युवक के लिए बहुत मुश्किल है ये डिटरमिन करना कि मेरा कॉर्पस कितना होना चाहिए। कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि हम एक टारगेट लेके चलते हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे लगता है 1 या 2 करोड़ मेरे लिए बहुत होगा। हम वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि हम आज से 25 या 30 साल आगे की बात कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप एक टारगेट लेके चलेंगे शुरुआत में, उसको आप हर 3 या 5 साल, एटलीस्ट 5 साल के बाद आप उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपकी इनकम चेंज होगी, आपको नहीं पता कि आपके करियर की ट्रेजेक्टरी आगे क्या होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होने वाली है, क्योंकि वो तय करेगी कि आप रिटायरमेंट के बाद किस तरह की लाइफ चाहेंगे। तो पहली बात, एक आप कोई भी गोल बनाइए। आप मान लीजिए एक अमाउंट से आप शुरुआत करते हैं, वहां से आप शुरुआत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो 1 करोड़ हो सकता है, वो 2 करोड़ हो सकता है, वो 3 करोड़ हो सकता है, बेस्ड ऑन आपकी जो करंट लेवल ऑफ इनकम है या आगे आपको लगता है कैसे होगी। लेकिन किसी के लिए भी 30 साल या 25 साल पहले ये तय करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर 5 साल बाद अपने टारगेट को आप रिवाइज करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसका ध्यान रखा जाएगा। इन्फ्लेशन तो आपको शुरुआत से करना है, तो ये 2-3 चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना आपको कॉर्पस चाहिए, जितना आप क्रिएट कर पाएंगे, उसमें कोई बड़ा गैप आपको नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगेन वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेके चले कि अगर किसी को लगता है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरा खर्चा अगर 50,000 रुपये होने वाला है, तो मुझे साल का 6 लाख रुपए चाहिए, तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं SWB करता हूं तो 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो मेरे लिए ठीक रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि वो खर्चा जो है 50,000 नहीं रहेगा, वो बढ़ता जाएगा। अगर हम 6% भी इन्फ्लेशन ले लें तो 5 साल के बाद वो 67,000 हो जाएगा, 10 साल के बाद वो 90,000 हो जाएगा। तो सडनली मुझे 10% की रिटर्न चाहिए, जो SWB में बहुत मुश्किल है। तो लगा कि मेरा कॉर्पस मुझे 2 करोड़ का चाहिए।
तो मेरा ये मानना है कि जब आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हो, हर 5 साल बाद अपना टारगेट रिवाइज करते रहते हो, तो आप देखेंगे कि आपकी जो रकम है इन्वेस्टमेंट की वो भी बढ़ेगी। तो जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर 2 करोड़ का किसी को कॉर्पस इकट्ठा करना है उतने टाइम फ्रेम में, तो आपको 22,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। तो ये 2-3 चीजें हैं, मुझे लगता है जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग एक प्रोसेस है, वैसे ये जो असर्टेन करना कि कितना पैसा चाहिए, वो भी एक प्रोसेस है जो आपको बहुत रेगुलरली और बहुत ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है। बिल्कुल, और बहुत क्लियर होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 20 करोड़ रुपए सोच लिया है और हमने सोचा कि 20,000 की एसआईपी कर लेते से हासिल कर लेंगे हम इसे। तो बहुत प्रैक्टिकल रखिए अपने अप्रोच को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और विरल, और एक जो सबसे बहुत मुश्किल लोगों को आती है, बहुत जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो रहते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करें। क्योंकि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जब हमारे पास भी मनी गुरु में कॉलर्स के सवाल आते हैं, उसमें ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं उनके पास तो एनपीएस, ईपीएफ ये तो होता ही होता है, और कई बार लोगों को लगता है कि सफिशिएंट है, अगर इसमें एक कॉर्पस मेरा जा रहा है, साल का कुछ पैसा मैं इसमें डाल रहा हूं, तो ये मेरे रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया मैंने अपनी व्यवस्था कर ली है। आपको लगता है कि सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये काफ़ी होते हैं, या फिर मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स को भी शामिल करना चाहिए? डेफिनेटली स्मिता, देखिए मार्केट लिंक को तो शामिल करना ही चाहिए। ये तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि इक्विटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ग्रोथ देगा, राइट? क्योंकि देखिए गलती क्या पे होती है स्मिता, जब लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट गोल है, मैंने गोल प्लानिंग में रिटायरमेंट को सबसे प्रायोरिटी में रख दिया है, तो जब मैं रिटायर होने जाऊंगा, मे बी मैं 50s में पहुंचूंगा, 60 में मेरी रिटायरमेंट होगी, तो मैं कंजर्वेटिव बन जाता हूं, और मैं डेट का एलोकेशन बढ़ा देता हूं। और बहुत सारों से ऐसे लोग भी कह ही रहे हैं कि भाई आप जब रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचेंगे तभी आपको डेट को ज़्यादा रखना है और इक्विटी को कम करना है। मुझे लगता है गलती यहाँ पे हो जाती है। क्यों गलती हो जाती है? अगर मान के चलिए आपने 60 तक जब आप आए और आपके डेट का एलोकेशन ज़्यादा है और इक्विटी का कम है, और आप ज़्यादा साल जी गए, मानिए चलिए आप 80, 90 साल, 100 साल तक भी जी गए, राइट, तो आपको वो कॉर्पस जो आपका बनेगा वो उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इक्विटी को तो डेफिनेटली प्रायोरिटी देना ही है। आप अगर 30 से शुरू करते हैं या 40 से शुरू करते हैं, जितना जल्दी शुरू करते हैं या अगर लेट भी करते हैं, इक्विटी का पोर्शन, इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा रखिए। मेरे हिसाब से कम 50 to 70% तक का कॉर्पस जो है आपका इक्विटी में होना चाहिए, और उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। एनपीएस में काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, तो एनपीएस को भी सोच सकते हैं। जो डेट का पोर्शन है वो आप ईपीएफ, पीपीएफ से भी कर सकते हैं, बट उसका कॉर्पस, उसका जो आपका एलोकेशन है उसको कम रखना है। इक्विटी, डेट दोनों डेफिनेटली रख सकते हैं, बट इक्विटी का कॉर्पस, इक्विटी का जो एलोकेशन है वो ज़्यादा रखना है। उसमें आप गलती मत करिए कि उसका कॉर्पस कम रखिए, उसका एलोकेशन करके कम रख के आप रिटायरमेंट का जो आपको कॉर्पस लगेगा आपको, वो आपको उसमें से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इक्विटी का कम से कम 50 से 80% तक रखना है डेफिनेटली। उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे, वो सब्जेक्टिव होते हैं, वो लोगों को सोचने चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कैसे रखें। बट हाँ, 50 to 80% का इक्विटी का एलोकेशन और बाकी का जो एलोकेशन है वो डेट से आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये हर उम्र के लिए तो मेरे ख्याल से रेलिवेंट नहीं होता होगा। और मैं हेमंत सर आपसे जानना चाहूँगी कि मुझे एक बात बताइएगा, क्या जो ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होती है ये हमारे कितने साल के हैं हम, यानी क्या हमारी उम्र है उस पर भी डिपेंड करती है? हर उम्र के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं? जी देखिए, बिल्कुल उसका तो रोल रहेगा ही। वो डिपेंड करता है कि अगर जैसे हमने बात की कि आप 25-30 साल की उम्र में शुरू कर रहे हो, आपके पास बहुत लंबा समय है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका जो पूरा फोकस है वो रिटायरमेंट प्लानिंग का इक्विटी में हो सकता है। बट अगर आपने शुरुआत देर से की, ऑब्वियसली देन डिपेंड करता है कि कितने साल बाकी हैं, या जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप उस स्टेज में है कि आपके 8-10 साल बचे हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की जरूरत है कि मेरा जो एलोकेशन था पूरा 100% इक्विटी में है, तो शायद मैं थोड़ा सा कम करके एटलीस्ट थोड़ा डेट अपने पोर्टफोलियो में बनाऊं। या अगर मैं प्री रिटायरमेंट स्टेज में हूं कि मुझे अभी, जैसे हमने बात की, बिरल ने कहा कि भाई आपको इक्विटी में ज्यादा रखना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आप 100% वहां पे नहीं रह सकते हो। तो ये बेसिकली दो चीज हैं। एक, अगर आप शुरुआत कहां पे करते हो, कितना समय, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो डिसाइड करता है, वो डिटरमिन करता है कि आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए कितना समय। और जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी भी जब आप एसेट एलोकेशन करते हो तो कितना आपका टाइम होराइजन है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, अगर आप रीबैलेंस कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को डिपेंडिंग ऑन आप रिटायरमेंट या अभी जो आपकी एक्यूमुलेशन फेज है उसके किस स्टेज में हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, एसेट एलोकेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है स्मिता, ये एक
तो आपका जो रिटर्न है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो रिस्क ले रहे हो वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न वो भी एसेट एलोकेशन पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्चुनेटली रिटायरमेंट में क्या है, आपका ज्यादा फोकस होता है कि यहाँ से कितना साल मेरे लिए है कि मैं अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाऊं। तो ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कि आप किस एसेट एलोकेशन में के साथ जाएंगे, वो डिपेंड करता है कितना समय आपके पास है जब आप अपनी रिटायरमेंट कर रहे हो या अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हो। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टाइम ही आपको यहाँ पर पैसा कमाने का मौका देता है, या कंपाउंडिंग का जादू आपको टाइम से ही दिखता है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस एज में हैं आप उस एज की स्ट्रैटेजी बनाएं। और आगे भी जानेंगे हम कि किस तरीके की गलतियां सब कुछ जानने के बाद भी निवेशक करते हैं, और साथ में ये कि क्या होनी चाहिए आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी 2026 में आपके रिटायरमेंट प्लानिंग की। ये सारी बातें जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 2026 दहलीज पे खड़ा है और यहाँ पर जरूरी है कि आपने अगर सोचा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना है तो शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि देर क्यों करना इसमें, अगर आपने सोच ही लिया है तो अब कैसे करना है वो हमारे एक्सपर्ट आपको आज हमारे शो में बता रहे हैं। और चलते हैं अब हम विरल के पास। विरल, एक बात बताइए, ये सब कुछ समझ जानबूझकर लोग फिर भी तो गलतियां करते ही हैं, कौन सी कॉमन गलतियां देखते हैं आप लोगों को करते हुए? देखिए, पहले तो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना ही नहीं, वो भी एक गलती होती है कि भाई रिटायरमेंट जब आएगी तब देखा जाएगा, तब मैं सोचूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। बाद में क्या होता है कि डेट एलोकेशंस जो करते हैं, ईपीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, उसके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। इक्विटी के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स तो इक्विटी देगा आपको, और आप इक्विटी को इंक्लूड ही नहीं करते, तो ये भी एक गलती हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो महंगाई है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे हमने बात की कि भाई मेडिकल के खर्चे हो गए, उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये जो कुछ महंगाई से जुड़े हुए जो खर्चे हैं उसको भी रिटायरमेंट प्लानिंग में जोड़ना चाहिए। फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। कंजर्वेटिव यानी हम इतना लाइटली ले लेते हैं कि नहीं भाई, मेरा जो कॉर्पस डेट से जो हो रहा है उसमें से ही मेरा रिटायरमेंट का कॉर्पस हो जाएगा, मैं कहां पे वो टाइम पर कितना खर्चा करूंगा, ऐसी सोच के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग आप नहीं कर सकते। और दूसरी क्या होती है कि भाई मार्केट वॉलेटिलिटी तो रहेगी, आपको इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन रखना है। मार्केट वॉलेटिलिटी अगर रहती भी है तो भी इक्विटी में बने रहना है, और एक स्पेसिफिकली आपके एज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एलोकेशन को रेडी रखना है कि आपका इक्विटी का एलोकेशन क्या होगा और डेट का एलोकेशन क्या होगा। आप ये सब सोचते नहीं है। हमारा काम यही है कि आपको ये सब बातों को ध्यान में रखना और रिटायरमेंट प्लानिंग को और अच्छे से करवाना। बिल्कुल, तो इन गलतियों का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है 2026 में। अब सर, इस बार पीएफआरडीए ने एनपीएस के नियम बदले और बड़ा हॉटकेक बन गया साल के अंत में आते आते एनपीएस, और बड़ी इसकी चर्चा भी हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि नियम इतने इजी किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एनपीएस का फ़ायदा ले सकें। क्योंकि हर किसी को ये लगता था कि बड़ा कम 60% का ही तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, तो फिर इतना पैसा आपका लॉक इन में चला जाता है। इस नए एनपीएस के बदलाव को पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अच्छे से समझाइए, और दूसरा ये कि आपको रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अब ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है? स्मिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रशंसा करनी होगी पीएफआरडी की। उन्होंने पिछले कुछ समय में आप देखिए काफी सारे बदलाव किए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अलाउ किया था कि नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर जो है वो 100% इक्विटी में डाल सकते हैं, सेम परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के अंडर मल्टीपल फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब इन्होंने जो बदलाव किए हैं उसमें ये कहा है कि आप एनपीएस में 75 की बजाय 85 तक कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका जो कॉर्पस है वो 8 लाख तक बनता है तो आप 100% पैसा निकाल सकते हो। 8 से 12 अगर बनता है तो आप 6 लाख निकाल सकते हो, और बाकी 6 लाख पे या तो एन्युटी ले सकते हो या फिर कम से कम 6 साल के समय पे सिस्टमेटिकली विड्रॉल कर सकते हो। अगर 12 लाख के ऊपर है तो जो 60% था पहले विड्रॉल, वो भी 80% कर दिया उन्होंने कि 20% पे आपको एन्युटी लेना है और 80% आप विड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा स्मिता, कि ये जो 20 लाख एडिशनल है उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी जब तक इनकम टैक्स के रूल वहां पे चेंज नहीं होते हैं कि इसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगी, वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, चाहे वो बजट में आए या अलग से आए, वो एक देखने की जरूरत है। बट स्टेप अभी अच्छा, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये रिटायर्ड को एक फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि आप किस तरीके से अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के ऊपर आप उसके आप इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो डेफिनेटली जो कुछ स्टेप लिए गए हैं, और अगर ये क्लैरिटी मेरे हिसाब से सूनर और लेटर ये डेफिनेटली आ जाएगी इसके ऊपर, और धीरे धीरे शायद ऐसा भी समय आ जाए कि वो जो बाकी 20% है अगर उसको भी अलाउ किया जाए तो मुझे लगता है कि एनपीएस पहले से बेहतर हो गई है और भी अच्छी हो सकती है। तो डेफिनेटली
उन निवेशकों के लिए स्पेशली जो बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को मैनेज नहीं करना चाहते हो और आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू इक्विटी और डिफरेंट एसेट क्लासेस, वो यहाँ पे डेफिनेटली एनपीएस से मुझे लग रहा है कि मिल रही है यहाँ पे, और आगे जाके शायद उम्मीद कर सकते हैं कि और भी वहां पे सुधार होंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन चेंजेस के बाद और एक बार ये टैक्स फिगर और क्लैरिटी आ जाती है तो रोल जो है एनपीएस का आपके पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है और आप जैसा पोर्टफोलियो चाहे वो बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है विद सम एलोकेशन टू, अगर आप चाहें तो ईपीएफ या ऑब्वियसली सैलरीड क्लास है तो ईपीएफ में रहता ही है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर सही प्रपोर्शन में हो तो मुझे लगता है अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि पैसा बहुत सुरक्षित जगह पे है, सरकार के पास पड़ा है तो कहीं जाएगा नहीं, उस पर आराम से रिटर्न पे रिटर्न मिलता रहेगा मुझे, और फिर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उससे पैसे निकाल भी लूंगा। लेकिन विरल अब तो एग्जम्पशन की जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई, और जैसे सर ने बताया ये तो और भी अच्छा हो जाएगा अगर 100% की लिमिट लगा दी जाए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एनपीएस की डिमांड पहले थी और क्या इस बदलाव के बाद और आगे बढ़ेगी 2026 में? देखिए स्मिता, कैसा था जब तक ये ऐसे सब बदलाव एक्चुअली लास्ट 1-1.5 साल में, जैसे हेमंत सर ने कहा कि काफ़ी सराहनीय कदम है ये जो पीएफआरडीए ने लिया। देखिए बदलाव और इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव आएगा। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ रहते थे वो ही ज़्यादातर एनपीएस में निवेश करते थे। ये मुझे लगता है कि जो सैलराइड क्लास जो है, ये सारे जो बदलाव है उससे सैलराइड क्लास और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा एनपीएस में। मुझे ये भी लगता है स्मिता कि ये जो एक म्यूचुअल फंड जैसा एक ये प्रोडक्ट जो है उसकी दिशा में जो एनपीएस का प्रोडक्ट है वो जा रहा है। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देना, एज वाइज 75 से 85 करना, ज़्यादा वक्त मिलेगा लोगों को, कंट्रीब्यूशन को 100% इक्विटी की तरफ लेकर जाना जो म्यूचुअल फंड जैसा एक प्रोडक्ट बन सकता है, विड्रॉवल एन्युटी में फ्लेक्सिबिलिटी देना, तो ये सारे जो कदम है वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं एनपीएस के लिए। और मुझे लगता है कि स्पेशली जो सैलराइड क्लास है उसके लिए ये बहुत ही एट्रैक्टिव बनने जा रहा है। और भी ऐसे बदलाव है जो शायद से आप देख सकते हैं आने वाले साल में 2026 में भी एनपीएस से। बट अब तक जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन होते आ रहे हैं और अब जो होंगे 2026 से, वो डेफिनेटली एनपीएस के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल। तो एनपीएस पे तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए था इस पर, क्योंकि अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो फिर उस पर तो बात करनी चाहिए। जो रिटायरमेंट का सबसे चर्चित एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट इस साल बनकर उभरा है 2025 में। अब सर 2025 तो ख़त्म हो गया, 2026 जब हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से आप ये बता दीजिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त जो लोग गलतियां करते हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, जो नहीं करते हैं, जो करना शुरू करना चाहते हैं वो भी किन बातों का ध्यान रखें? अरे एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हमने पहले भी बात की जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर करना, ये सोचना कि भाई उसके लिए बहुत समय है वो आगे कर लेंगे, एक वो चीज को अवॉइड करना है। दूसरा, एक बहुत ही कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाना। विरल ने बात की पहले कि भाई रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगता है कि हम कंजर्वेटिव हो जाएं। हमने तो बहुत सारे ऐसे निवेशक भी देखे हैं जो शुरू से ही ये सोच के कि रिटायरमेंट प्लानिंग है तो बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो जैसे हमने बात की कि हमारे पूरे प्रोसेस के अंदर इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप उसको ध्यान में रख के बिना अगर अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा गैप मिलेगा, जितना पैसा आपको चाहिए कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए, जितना आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो गलतियां करते हैं लोग, जो नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो है कि आप सिस्टमेटिकली उसको इन्वेस्ट नहीं करते हो। क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो आपको जो रिस्क है इक्विटी का वो कहीं ज्यादा मिलेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा मैंने कहा, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसके। एक, अपने गोल को आप रिवाइज करते रहिए। ये मत सोचिए कि आपने जो गोल 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में बनाया था वो सफिशिएंट होगा आपकी 60 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट के लिए। वो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी के लिए भी वो असर्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये आपको करना है और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इंक्रीज इनकम का स्टेप अप के द्वारा अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में बनाते रहिए। और जो ऑप्शन चुने उसके ऊपर भी ध्यान रखिए कि अगर आप इक्विटी की एलोकेशन कर रहे हो तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो उस एसेट क्लास का मुझे बेस्ट रिजल्ट दिला सकती है। हमने कहा वो कॉम्बिनेशन एनपीएस और म्यूचुअल फंड में हो सकता है। बिल्कुल। तो 2026 के लिए ये सारे टिप्स आपके आएंगे बहुत काम, इसलिए इनको आप नोट कर ले। इसी के साथ थैंक यू सो मच हेमंत सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और विरल आपका भी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।